हेलो एंड वेलकम टू यन्ना इन्वेस्टमेंट एकेडमी। मेरा नाम है शनिक भंडारी और आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे स्मॉल कैप मैन्युफैक्चरिंग स्टॉक की बात करेंगे जिसका स्टॉक एवरी ईयर डबल हो रहा है। लास्ट 3 इयर्स में ये स्टॉक 8x हो चुका है। इस कंपनी का नाम है पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट लिमिटेड। ये एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो एसीज, वॉशिंग मशीन्स जैसे कई सारे प्रोडक्ट्स बनाती है। तो इसी स्टॉक के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट की अगर हम बात करें तो ये कंपनी 2 मेन सेगमेंट्स में काम करती है। वन इज़ द प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डिंग बिजनेस एंड द सेकेंड इज़ इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज। तो कंपनी ओडीएम एंड कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग दोनों ही तरीके से अपने क्लाइंट्स को सर्व करती है। ये कंपनी के वर्टिकल्स की अगर हम बात करें कि जो बिजनेस वर्टिकल्स है, तो एक तो है उनका प्रोडक्ट्स बिजनेस जिसमें जो ईएमएस के अंडर आता है। बेसिकली इसमें कंपनीज आरएसी, वॉशिंग मशीन्स एंड एयर कूलर्स ऐसे 3 प्रोडक्ट्स बनाती है। FY24 में 1668 करोड़ का रेवेन्यू इस सेगमेंट से आया था, जो कंसोलिडेटेड बेसिस पे 61% फॉर्म करता है। इसके अलावा कंपनी का जो प्लास्टिक मोल्डिंग बिजनेस है वो 25% रेवेन्यू जनरेट करता है। ये जो सेगमेंट है बेसिकली यहाँ पे कंपनी डाइस के बेसिस पे अपने कस्टमर्स के लिए वेरियस काइंड्स ऑफ प्लास्टिक मोल्डेड प्रोडक्ट्स बनाती है। फॉर एग्जांपल अगर ऑटो इंडस्ट्री है तो अगर जो साइड मिरर्स है, रेयर व्यू मिरर्स है, तो उसका जो प्लास्टिक का मोल्ड एक रेडी होता है, वो जो प्लास्टिक का मोल्ड वहाँ के बेसिस पे वो प्रोडक्ट्स जो है वो कंपनी बनाती है। तो ऐसे कई सारे वेरियस एप्लीकेशंस है इस कंपनी के इन कंज्यूमर ड्यूरेबल, सैनिटरी वेयर, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ऑटो सेगमेंट। ये भी काफ़ी एक वेरिड बिजनेस है कंपनी का। इलेक्ट्रॉनिक्स बिजनेस में कंपनी टेलीविज़न बिजनेस में काम करती है एंड पीसीबी असेंबलीज में भी काम कर रही है। टेलीविज़न बिजनेस जो है इनका आगे जाके ये एक जेवी में ट्रांसफ़र होने वाला है। 50-50% की जेवी कंपनी ने बनाई है विद जैना ग्रुप। यहाँ पे कंपनी को इस जेवी के थ्रू स्मार्ट टीवी बनाने का लाइसेंस मिल रहा है एंड इस जो रेवेन्यू है वो सारा जेवी में आएगा। लेकिन जब हम कंसोलिडेट करते हैं तो जेवी के प्रॉफिट्स हमारी कंपनी में दिखाई देते हैं इसके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में। अभी करेंटली ये जो सेगमेंट है वो 14% का रेवेन्यू कर रहा है। इसके साथ साथ टूल मैन्युफैक्चरिंग का भी एक सेगमेंट है कंपनी के पास जो लगभग 12 करोड़ का रेवेन्यू कर रहा है इन FY24। सेगमेंट वाइज अगर हम रेवेन्यू मिक्स की बात करें तो प्रोडक्ट्स बिजनेस का जो रेवेन्यू है 83% से बढ़ा है इन लास्ट 4 ईयर्स एंड इसी के वजह से 44% का कंसोलिडेटेड रेवेन्यू ग्रोथ हमें दिखने को मिल रहा है। प्लास्टिक मोल्डिंग बिजनेस जो है वो एक मॉडरेट बिजनेस है। यहाँ पे सिर्फ 12% का रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिला है। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स बिजनेस जहाँ पे कंपनी ने टीवी में फोरे किया लास्ट 2 सालों में, वहाँ पे 72% का ग्रोथ देखने को मिला है। टूल मैन्युफैक्चरिंग का जो बिजनेस है दैट इज़ अगेन कंट्रीब्यूटिंग टू 19% ग्रोथ। जो एक कंपनी का प्रोडक्ट बिजनेस है ये बेसिकली 3 सेगमेंट्स में डिवाइडेड है, 3 सब सेगमेंट्स में बेसिकली। रूम एसी, वॉशिंग मशीन्स एंड एयर कूलर्स, तो ये तीनों प्रोडक्ट्स कंपनी बनाती है। रूम एसी का जो ग्रोथ है लास्ट 4 ईयर्स में 105% का रहा था, यानी कि ये रेवेन्यूज हर साल डबल हो रहे हैं। जो कंपनी का प्रोडक्ट बिजनेस है उसमें कंपनी 3 अलग अलग प्रोडक्ट्स बना रही है, रूम एसी, वॉशिंग मशीन्स एंड एयर कूलर्स। तो ये जो तीनों सेगमेंट्स है इनकी भी ग्रोथ काफ़ी अच्छी है। आरएसी इज ग्रोइंग बाय 105% एंड इसी की वजह से पूरे सेगमेंट का ग्रोथ इज 83%। वॉशिंग मशीन की ग्रोथ 53% की है। एयर कूलर्स की जो ग्रोथ है 24% की रही है इन द लास्ट 4 ईयर्स। आरएसी जो है वो ऑलमोस्ट 1300 करोड़ से भी ज़्यादा का रेवेन्यू में कंट्रीब्यूशन है इस सेगमेंट से। बाकी 300 करोड़ का रेवेन्यू वॉशिंग मशीन से आता है एंड ऑलमोस्ट 47 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी एयर कूलर्स बेचकर कर रही है। आरएसी बिजनेस जो है अगर हम कंसोलिडेटेड बेसिस पे देखें तो पूरी कंपनी का 50% रेवेन्यू आरएसी बिजनेस से आता है। कंपनी जो है इन्होंने अपनी कैपेसिटीज़ बहुत अच्छे से एक्सपांड करी है। इनफैक्ट FY23 वाज द ईयर फॉर कैपेसिटी एक्सपेंशन फॉर दिस कंपनी। FY22 में एसी के आउटडोर यूनिट्स की जो कैपेसिटी थी वो 3 लाख थी, वो बढ़कर 12 लाख पर आ गई है। एसी इंडोर यूनिट्स की कैपेसिटी 13 लाख से 24 लाख पर आ गई है इन लास्ट 2 ईयर्स।
कंपनी ने विंडो एसीज बनाना भी शुरू किया है, जिसमें कंपनी ने 3 लाख की कैपेसिटी अभी सेटअप करी है इन FY24। इसके साथ साथ जो वॉशिंग मशीन बिजनेस है, तो वहाँ पे सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन्स में कंपनी की जो कैपेसिटी है 6 लाख से 12 लाख हुई FY23 में। एंड अभी कंपनी एक एक्सपांशन कर रही है यहाँ पे, जिससे उनकी कैपेसिटी 20 लाख पर आ जाएगी। फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन्स में भी कंपनी के पास 1,80,000 यूनिट्स की कैपेसिटी है। एयर कूलर्स में भी कंपनी ने FY23 में अपनी कैपेसिटी डबल करके 3 लाख यूनिट्स पर लेके आए थे। और कंपनी की जो टीवीज़ का बिज़नेस है, जो आगे जाके एक जेवी में चले जाएगा, तो उसकी कैपेसिटी 5 लाख से बढ़ के 12 लाख पर होने वाली है, तो उसका भी एक्सपांशन अंडर गोइंग है। सो कैपेसिटी एक्सपांशन काफ़ी रोबस्ट है, बिकॉज कंपनी को जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छी नज़र आ रही है। तो उसी वजह से कंपनी का जो ओवरऑल प्रोडक्ट बिजनेस का रेवेन्यू है उस पर काफ़ी फोकस रहेगा। मार्केट पोजिशनिंग की बात करें, अगर हम इन सारे सेगमेंट्स की बात कर रहे हैं, तो रूम एसीज में कंपनी 3rd लार्जेस्ट प्लेयर है इन B2B मैन्युफैक्चरिंग। जो मार्केट लीडर्स है दैट इंक्लूड्स एम्बर एंटरप्राइजेज विच इज़ द मार्केट लीडर, एंड सेकेंड पोजीशन पे आता है ईपैक ड्यूरेबल्स, जो एक रिसेंटली लिस्टेड कंपनी है। वॉशिंग मशीन्स की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे कंपनी 2nd लार्जेस्ट प्लेयर है आफ्टर डिक्सॉन टेक्नोलॉजीज़। सो डिक्सॉन के पास 24 लाख यूनिट्स की कैपेसिटी है इन सेमी ऑटोमेटिक स्पेस, एंड फुल्ली ऑटोमेटिक में 6 लाख की कैपेसिटी है। वहीं अगर हम PG इलेक्ट्रोप्लास्ट की बात करें, तो इनकी जो सेमी ऑटोमेटिक की कैपेसिटी है वो 12 लाख यूनिट्स की है, एंड फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन्स की कैपेसिटी 1.8 लाख की है। लेकिन हमने अभी देखा कि सेमी ऑटोमेटिक की कैपेसिटी कंपनी 12 लाख से बढ़ाकर 20 लाख पर करने वाली है। तो लेकिन वॉशिंग मशीन में कंपनी का जो रेवेन्यू था वो अराउंड 300 करोड़ का था। वहीं डिक्सॉन जो है वो मोर देन 1200 करोड़ का रेवेन्यू कर रहा है, तो बहुत बड़ा स्कोप यहाँ पे है। एंड डिक्सॉन के जो ROCs है इस सेगमेंट से, सो ऑलमोस्ट 30% का ROC डिक्सॉन जो है वो अपने वॉशिंग मशीन बिजनेस से जनरेट कर रही है। एंड PG इलेक्ट्रोप्लास्ट इज ऑल्सो फोकसिंग ऑन अ हायर ग्रोथ इन द वॉशिंग मशीन सेगमेंट। तो यहाँ से कंपनी के मार्जिन भी इंप्रूव हो सकते हैं, एंड उनके रिटर्न रेशियोज भी इंप्रूव हो सकते हैं। कंपनी के फाइनेंशियल्स की अगर हम बात करें, तो 500 करोड़ का रेवेन्यू था इन FY19, वो बढ़कर 2700 करोड़ पे आ चुका है। यहाँ पे जो सबसे इंटरेस्टिंग बात जो है 6.1% का EBITDA मार्जिन था कंपनी का इन FY19, वो 9.6% पे आ गया है। FY19, 20, 23 इन तीनों सालों में कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन 2% से नीचे था। एंड इसका ये रीज़न था कि कंपनी इंजेक्शन मोल्डिंग बिजनेस का जो रेवेन्यू मिक्स था वो उस टाइम पर वो काफ़ी ज़्यादा हुआ करता था। ऑलमोस्ट 60-70% रेवेन्यू इंजेक्शन मोल्डिंग बिजनेस से आता था, लेकिन वो अभी चेंज होकर कंपनी का जो मिक्स है वो अभी लगभग 60% ऑफ रेवेन्यू इज़ फ्रॉम द प्रोडक्ट्स बिजनेस, जो एक हायर मार्जिन बिजनेस है। एंड अभी 4.9% का मार्जिन यहाँ पे ऑलरेडी कंपनी नेट प्रॉफिट के टर्म्स में कर रही है। कंपनी के गाइडेंस की बात करें, तो प्रोडक्ट्स बिजनेस में 44% का रेवेन्यू ग्रोथ एंड ओवरऑल जो है 24% का रेवेन्यू ग्रोथ कंपनी यहाँ पे फोर्सी कर रही है। इसमें ये भी इम्पैक्ट आएगा कि कंपनी का जो टेलीविज़न बिजनेस रहेगा, जो 300 करोड़ का रेवेन्यू FY24 में आया था, उसका सिर्फ 50 करोड़ रेवेन्यू ही इस साल आएगा इन FY25, बिकॉज ये बिजनेस इट इज़ गोइंग टू बी ट्रांसफर टू गुड्सवर्थ इलेक्ट्रॉनिक्स। तो ये जो कंपनी की JV है वो अराउंड 600 करोड़ का रेवेन्यू क्लॉक कर सकती है, ऐसा कंपनी का गाइडेंस है। इसके अलावा कंपनी ने बताया कि जो उनका नेट प्रॉफिट है, जो 137 करोड़ का नेट प्रॉफिट उन्होंने FY24 में किया, उसकी जो ग्रोथ रह सकती है वो 46% की ग्रोथ आ सकती है। 200 करोड़ का नेट प्रॉफिट ये कंपनी क्लॉक कर सकती है इन FY25। दिस इज़ द गाइडेंस दैट द मैनेजमेंट हैज़ गिवन। और अगर हम लास्ट 2 साल का ट्रेंड देखें इस कंपनी का, तो मैनेजमेंट ने हमेशा अंडर कमिट एंड ओवर अचीव किया है, यानी कि अपने गाइडेंस से बेटर परफॉर्म किया है लास्ट 2 सालों में। सो हम भी उम्मीद करेंगे कि इस साल भी वैसा ही कुछ सिनेरियो आए एंड ये कंपनी और ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करे व्हेन इट कम्स टू द फंडामेंटल परफॉर्मेंस। अगर हम कंपनी के पीयर्स की बात करें, तो इनके
जो क्लोजेस्ट पीयर्स आते हैं दैट आर डिक्सॉन, एम्बर एंड इपैक ड्यूरेबल्स। सो डिक्सॉन इज ट्रेडिंग एट 188 का पी एंड उसका 3 ईयर मीडियन इज अराउंड 117। वहीं एम्बर एंटरप्राइजेस का 3 ईयर मीडियन 72 का है, लेकिन ये स्टॉक अभी मोर देन 100 के पी पे ट्रेड कर रहा है। सिमिलर एक केस दिखता है कि 3 ईयर मीडियन में पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट का पी 50 का था, अभी वो 64 पे है। लेकिन अगर हम एब्सोल्यूट बेसिस पे कंपेयर करें तीनों कंपनीज को, तो पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट का जो पी है वो काफ़ी अच्छा है। तो एक वैल्यूएशन कंफर्ट यहाँ पे मिल सकता है बिकॉज इट इज़ ग्रोइंग फास्ट, एक फास्ट ग्रोइंग कंपनी है। इनका 46% रेवेन्यू ग्रोथ का टारगेट इन्होंने गाइडेंस यहाँ पे FY25 के लिए रखा है। एंड उसके बाद अगर ये ऐसा कोई स्टॉक है जो इतना अच्छे से ग्रो कर रहा है, अगर वो एक फेयर पी पे मिले, अगर हम बाकी कंपनी से कंपेयर करें तो 64 का पी तो अभी मतलब बेटर साइड पे ही है, लेकिन अपने मीडियम लेवल से ये पी ऑन अ हायर साइड पर है। अगर हम इन तीनों कंपनीज के लास्ट 3 ईयर्स में जनरेटेड रिटर्न्स बताए कि उन्होंने अपने शेयर होल्डर्स के लिए कैसे कंपाउंड किया है स्टॉक, तो डिक्सॉन टेक्नोलॉजीज का स्टॉक 37% से कंपाउंड हुआ है, एम्बर एंटरप्राइजेस का स्टॉक 12% से कंपाउंड हुआ है एंड पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट ये कंपनी का स्टॉक 99% से कंपाउंड हुआ है। जी हाँ, एवरी ईयर ये स्टॉक डबल होता हुआ नज़र आया है। मार्जिन्स प्रोफाइल की अगर हम बात करें तो डिक्सॉन और एम्बर एंटरप्राइजेस के जो मार्जिन्स है वो काफ़ी कम है एज़ कम्पेयर टू पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट। सो पैट मार्जिन के टर्म्स में डिक्सॉन इज डूइंग 2.1% पैट मार्जिन, Amber Enterprises is doing 2% PAT margin, EPAC Durables is doing 2.5% PAT margin, वहीं PG इलेक्ट्रोप्लास्ट 4.9% के पैट मार्जिन्स पे ऑपरेट कर रही है। और यही नहीं, अगर हम कंपनी के FY25 गाइडेंस की बात करें तो उस बेसिस पे जो कंपनी का 200 करोड़ का नेट प्रॉफिट का जो गाइडेंस है उस बेसिस पे 5.9% का मार्जिन निकल के आता है। तो इस ऑलरेडी अपने पीएस से बेटर मार्जिन्स पे है एंड उसमें भी कंपनी ग्रोथ देख रही है इन टर्म्स ऑफ मार्जिन्स। सो ये एक मार्जिन प्रोफाइल वाइज काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी है, इसी के वजह से इस कंपनी की जो रिटर्न रेशियोज है वो बेटर रहेंगे एज़ कम्पेयर टू इट्स पीएस। एंड जो वैल्यूएशन है पी के टर्म्स में अपने पीएस से तो भी ये कंपनी ऑन अ लोअर पी पे ट्रेड कर रही है। बट एक चीज़ हमेशा याद रखना कि 3 ईयर मीडियन से ये कंपनी अभी भी ऑलमोस्ट 30% हायर ट्रेड कर रही है हायर पी पे। सो आई होप आपको ये एक छोटा सा एनालिसिस पसंद आया होगा। अगर आपको इस कंपनी का डिटेल एनालिसिस चाहिए तो वो हमारे investjadnya.in वेबसाइट पर अवेलेबल है, तो आप उसे वहाँ जाकर देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, अपने व्यूज़ कमेंट्स में बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। और ऐसे ही और फंडामेंटल एनालिसिस के लिए बने रहिए यदन्या इन्वेस्टमेंट अकेडमी के साथ। थैंक यू।